हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ये वाला चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम जो है पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में जो है कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से आपके एनसीईआरटी ने जो है लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन किया, लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब जो है इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस यहाँ पे जो है एक तरह दिया हुआ है, देखिए 1.1 2 3 4 व्हाट इज लिविंग, फिर उसके बाद पढ़े डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड देन टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये कहना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा वंडरफुल, कितना ज़्यादा अच्छा है हमारा लिविंग वर्ल्ड, कि ये जो डिफरेंट टाइप्स रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स है, मतलब अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो भी कितने ज़्यादा अमेजिंग है। The extraordinary habits in which we find living organisms, be it called mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leave us speechless। मतलब ये सारी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटाट्स हैं जो ये सारी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पाते हैं, पाए जाते हैं, जहाँ पे कोल्ड माउंटेन भी हो सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जा सकते हैं, ओशियंस में, फ्रेश वाटर लेक्स में पाए जा सकते हैं, डेजर्ट्स में पाए जा सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में। ये हमें जो है स्पीचलेस जो है छोड़ देते हैं। मतलब कितने ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ जो है अमेजिंग है, वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है इनकी। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग hordes of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evoves awe and a deep sense of wonder. The ecological conflicts and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। तो इसका मतलब सारे का क्या है कि हम आसपास का एनवायरनमेंट देखें, गैलोपिंग हॉर्स का, माइग्रेटिंग जो बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं सारे का, फ्लावर्स का देखें, शार्क वगैरह देखें, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं हमें जो है सोचने में जो है बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है, कितनी ज़्यादा वाइड जो है वैरायटी है, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के अराउंड। और ये जो है हमें जो ये सारी चीज़ें जो सोचने मजबूर कर देती हैं कि लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक क्वेश्चंस विद इन इट। इसके जो है दो आंसर्स हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, एक तो है टेक्निकल एंड सीक आंसर टू व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग। क्या है लिविंग जो कि नॉन लिविंग से जो है डिफर करता है, कि नॉन लिविंग में ऐसा क्या है जो कि लिविंग में नहीं, लिविंग में क्या है नॉन लिविंग में नहीं। एक तो ये है टेक्निकल वन, एंड द सेकंड वन इज फिलोसफिकल वन एंड सीक्स टू आंसर व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और सेकंड वन क्या है पर्पस जो है लाइफ का क्या है, फिलोसफिकल वन। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हम साइंटिस्ट, एज साइंटिस्ट जो है हम सेकंड क्वेश्चन पे जो है अटैम्प्ट नहीं करेंगे, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो यही आपका टॉपिक है आगे, व्हाट इज़ लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism। जब भी हम लिविंग को जो है ट्राई करते हैं डिफाइन करने की, तो हमें जो है अलग अलग टाइप के जो है करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जो है दिखाई देती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms। तो यूनिक फीचर्स क्या हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी प्रोजेनी जो है जो है बढ़ाएगा। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब कितना ज़्यादा सेंसिटिव है वो एनवायरनमेंट के थ्रू, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं हम। और माउंट किस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है एनवायरनमेंट को। ये सब जो है फीचर जो है यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हम जो है सोच सकते हैं कि हाँ भी ये लिविंग के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं, हम जो है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फीचर्स को। वन कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स, जो है कुछ और फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे जो है बॉडी में चल रही होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी अकरिंग इन आवर बॉडी। और एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, किस तरह से जो है रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, किस तरह से सेल्स इंटरेक्ट करते हैं। ये तो ये हमें इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि सेल अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो टिश्यू भी नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं करेंगे ऑर्गन। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन का जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन भी एमरजेंस टू दिस लिस्ट। और किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब जो हम इन सारी चीज़ों को जो हमें पढ़नी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, इसको हम कॉन्शियस नाम दे देते हैं, कॉन्शियसनेस। तो ये सारी फीचर्स जो आप आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो ऑल लिविंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या ग्रो करता है, मतलब ग्रोथ करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है, दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। क्या? इंक्रीज इन मास का बढ़ना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना। मतलब
एक तरह से मास का बढ़ना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू जो है ग्रोथ करता है, आपको पता होगा। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लेकिन जो ये प्लांट में जो है ये ग्रोथ क्या होती है, पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। आप देख सकते हैं एक प्लांट जो है बड़े छोटे से बिल्कुल छोटा जब हम लगाते हैं और 100-150 सालों तक बाद देखें हम उसको, तो भी वो ग्रोथ करता रहता है। मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है पूरी लाइफ। हाउएवर इन एनिमल्स में दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। हम देख सकते हैं एनिमल्स की जो है सर्टेन एज तक जो है ग्रोथ होती है, जो है एक ही एज तक रुक जाती है ग्रोथ है, कह सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में कॉन्टिन्यूस है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लेकिन जो है सेल डिवीजन तो होता ही रहता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। सेल डिवीजन होता रहता है कि टिश्यूज़ या फिर किसी भी चीज़ को, सेल्स जो है उनको रिप्लेस करने के लिए, टिश्यूज़ को या सेल्स को, क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जो है सेल डिवीजन के थ्रू जो है ग्रो करते हैं। वन कैन एड इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, जो हम कल्चर्स में जो है लेबोरेटरी लैब्स में है, इसको जो हम इजीली जो ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। कितने ज़्यादा सेल्स आपको जो है माइक्रोस्कोप्स के अंदर दिखाई देंगे। इनको मतलब इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, हम लैब में जो है देख सकते हैं इनको। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो मेजॉरिटी हायर प्लांट्स और एनिमल्स है, इन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग जो इवेंट्स हैं। हम कह सकते हैं ग्रोथ हम देखते हैं किस तरह से हमारा बॉडी का जो मास बढ़ता है, इंक्रीज इन साइज, मास बढ़ता है हमारा, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन, लेकिन आपको पता है रिप्रोडक्शन अलग होता है, ग्रोथ अलग होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। ये भी आपका आगे आएगा। तो इंक्लूसिव इवेंट है, मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि वो ग्रोथ कर रहा है फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि यूनिसेलुलर में ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। वन मस्ट रिमेंबर डेट, हमें ये ज़रूर याद रखना है कि डेट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बॉडी मास का जो बॉडी में जो है मास का बढ़ना ही जो है ग्रोथ कहलाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी जो है ग्रो कर सकते हैं। कैसे? इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम ये क्राइटेरिया की ले कि इंक्रीज इन बॉडी मास मतलब बॉडी मास बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो है ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते हैं। तो कैसे देखते हैं? माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड मोन्स डू ग्रो। माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोन्स जो है ये सारे जो है ग्रो करते हैं। हाउएवर कैसे करते हैं? दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। मतलब जम जाता है। जैसे आप एक चेयर देख सकते हैं या माउंटेन्स वगैरह देख सकते हैं आप, बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है तो मतलब उनका भी जो है एक मास इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़, ठंड के मौसम में बर्फ़ जम जाती है। तो ये भी एक इंक्रीज इन मास हुआ, मतलब मास तो उनका बढ़ा, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ग्रोथ इनसाइड होती है, इनसाइड होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। हर एक अलग होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जानी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है इनसाइड है, आउटसाइड नहीं होती। हाँ, लेकिन हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ने देखा कि आउटसाइड ग्रोथ हो रही है। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम जो है ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगी, वो जो है पाई जाएगी। लेकिन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी वो हर एक में नहीं पाई जाएगी। तो ये ग्रोथ जो है हम देख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है इनसाइड होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का हमने देखा कि आउटसाइड हुआ है। तो ये जो है ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सीधा नीट में आपका जो है क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे भी हम जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे आगे भी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। Conditions under which it can be observed in non-living organisms have to be explained, and then we understand that it's the characteristic of living organism. ये जो ग्रोथ है ये जो है करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो। लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब मैंने आपको बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि इनसाइड जो है
इनसाइड ह्यूमन बॉडी जो है ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आउटसाइड हो रही है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते क्राइटेरिया। और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, और ये भी बात है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब देखेंगे अब ये डिफाइन प्रॉपर्टी है या फिर नहीं आगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर मल्टी आपको पता होगा, मतलब यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल से बना हुआ है, मल्टी मीन्स कई सारे सेल्स से जो है बना हुआ है। रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी का जो है प्रोडक्शन करना, जिसमें कि टू टाइप्स के जो है लेस और मोर सिमिलर या फिर कम सिमिलर जो है पेरेंट्स के हो सकता है, कुछ ज़्यादा सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिज्म जो है ए सेक्शुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए सेक्शुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्शुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें अब एग्जांपल दिया हुआ आपको, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंगी होता है वो मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर जो है बढ़ाता रहता है, और जो है स्प्रेड कर फैला देता है ईजिली, कि जो उस एसेक्सुअल स्पोर्स उसके अंदर जो है बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्ट्रक्चर होता है, कोनिडिया होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर्स, फिर वो जो है इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। ये हमें फंगी का बताया यहाँ पे, आगे जाके आपको वैसे ही डिटेल में पढ़ना भी है आगे चैप्टर में भी, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इन लोवन ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा आपने 10th में पढ़ा होगा। वी ऑब्जर्व बर्डिंग हमें जो है दिखाई देती है, बर्ड्स जो है डेवलप हो जाती है, फिर वो बर्ड डेवलप होने के बाद वो उसमें एक ऑर्गेनिज्म में जो है टूट जाता है, बर्ड्स टूट जाती हैं, फिर वहाँ से डिटैच हो जाती है पेरेंट से। इन प्लेनेरिया फ्लैट जो कि प्लेटफॉर्म होता है, चैप्टर 4 में आएगा एनिमल किंगडम में। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, हमें ट्रू रीजनरेशन दिखाई देता है, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। ट्रू रीजनरेशन मीन्स दैट फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक उसका पार्ट जो है बॉडी का कट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो वो दोबारा से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है कन्वर्ट हो सकता है। प्लेनेरिया के आपने जो एग्जाम्पल्स देखा ही होगा 10th में। द फंगी द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमोफमोसिस, ये जो है जो प्रोटोनिमोफमोसिस है, फिलामेंटस एल्गी, ये चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशंस के जो है थ्रू जो है मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो है टूट जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब हम करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, वो थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोमियस विद ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया इंक्लूसिव इवेंट्स है इसमें, मतलब साइनोमियस विद ग्रोथ है, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कब कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो है इसमें ग्रोथ भी एक तरह से हो सकती है, रिप्रोडक्शन भी, इसमें भी जो है डिवीजन ऑफ सेल्स डिवाइड ही करते हैं, तो वो ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें पता नहीं करता। डेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो अपने बढ़ा रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है, मतलब दोनों में आपस में मेल है, साइनोमियस है दोनों आपस में। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, हमने जो है ग्रोथ का पहले ही देख लिया है कि इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। अब देखते हैं ग्रोथ भी, जो रिप्रोडक्शन है वो भी जो है डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है, अब देखते हैं क्यों नहीं है। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो हम करेक्ट यूसेज नहीं है हमारे पास, कि हम क्या नहीं कह सकते ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। फर्दर जो हम कह सकते हैं देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। म्यूल्स हो गए, आप कह सकते हैं खच्चर होते हैं जो, और जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, उनकी अलग अलग जो है स्पीशीज़ होती हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं उनकी अलग अलग, जिसमें से एक स्टेराइल वर्कर बीज है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते एक्सेट्रा, तो ये भी जो है ये जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए जो है रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है रिप्रोडक्शन नहीं कहलाती। तो ये भी आपका सीधा जो है नीट का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से हर एक लाइन में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को ज़रूर रीड कीजिएगा आप एक बार। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो जो है रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट करने का अपने आप जो है अपने कर ही नहीं सकता है, रेप्लिकेट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए जो है करेक्टरिस्टिक है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है, बट ओनली करेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हमने जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देख लिए हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट टू पे। अंदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल से बना होता है। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा। तो ये चैप्टर नंबर 9 में हम जो है मेटाबॉलिज्म, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की जो है बात करेंगे। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब कुछ अदर ये जो है इनमें जो है टूट जाते हैं, अलग अलग जो है बायोमोलिक्यूल्स में जो है टूट जाते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक। ये जो अलग अलग टूटते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है टूटते हैं ये इन कन्वर्जन्स को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं। अब जो है मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप का होता है, कह सकते हैं, सॉरी, मेटाबॉलिज्म जो है टू टाइप्स का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में होता है मतलब स्मॉल टू लार्ज, मतलब सिंथेसिस करते हैं हम इनका, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया उसमें हम सिंथेसिस करते हैं। लेकिन एक कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में ही होता है ये, जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है। इसमें हम तोड़ते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. Be they be they यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, चाहे यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर को, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हमारे जो है लिव ऑर्गेनिजम्स में जो है चल रही हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स एंड माइक्रोस एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। हर एक जो है ऑर्गेनिज्म जो है मेटाबॉलिज्म जो है एग्जिबिट करता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द, वे डेफिनेशन आ गई है मेटाबॉलिज्म की, तो हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो सारी रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स की चल रही है, उसी को हम जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने आपको टू टाइप बताया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म जो है एग्जिबिट नहीं करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। आउटसाइड द बॉडी मीन्स इन विट्रो, मतलब जो है आउटसाइड द बॉडी जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी जो है हो सकती हैं कि इन विट्रो, मतलब परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर डिफरेंट सेल्स जो फ्री सिस्टम में जो है हो सकती हैं अलग अलग। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी फॉर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये जो है टेस्ट ट्यूब में हम जो है इनको परफॉर्म कर सकते हैं रिएक्शंस को, ये ना कि लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर एक ऑर्गेनिज्म शो करता है विदाउट एक्सेप्शन, तो ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। अब नीट में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम आपको टिक करेंगे मेटाबॉलिज्म। आगे जो है एक और पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस, जो कि है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इनमें से जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आर नॉट लिविंग। ये जो है लिविंग जो है थिंग्स नहीं है, लिविंग रिएक्शंस नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस है। लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली कुछ रिएक्शंस हो रही है इनमें, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, वो भी जो है डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ फॉर्म्स का। ये जो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, ग्रोथ जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन जो कि वो भी नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने देखा मेटाबॉलिज्म जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमने अभी देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आप इसको जो है एक साइड में आप पेज पे लिख लीजिएगा, ये स्पेस दिया होता है एनसीईआरटी का, तो इसमें जो आप लिख लीजिएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्ड करना एनवायरनमेंट में। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these and एनवायरमेंटल स्टिमुला विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो इसमें क्या बताया है, ये मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हम कह सकते हैं एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को सेंस करना, किस तरह से जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह सेंस कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू, विच कुड फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आप भी पलट के जो है उसको जो है थप्पड़ मारेंगे, तो वो एक तरह का आपका रिस्पॉन्ड हो गया। अब प्लांट्स में देखते हैं हाउ इन प्लांट्स वी सेंस आर एनवायरमेंट थोड़ा सेंस ऑर्गन, और ये जो हम एनवायरमेंट को जो है सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। हम प्लांट्स में देखते हैं प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। इनको भी जो है प्लांट्स भी जो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका हालांकि उनका जो है रिस्पॉन्ड करने का जो है वो थोड़ा स्लो होता है मेथड, बट करते ज़रूर हैं वो भी। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकारियोट्स टू यूकारी मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स मतलब जो जिनकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वेल डिफाइंड नहीं होती, यूकारियोट्स जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है। हर एक प्रोकारियोट से यूकारियोट तक जो है कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज़। हर एक जो है सेंस कर सकता है, रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल क्यूज़, हालांकि इनमें जो थोड़ा स्लो हो सकता है बट करते ज़रूर हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स द
अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, जो फोटो पीरियड है अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर मीन्स जो स्पेसिफिक सीजन में जो है ब्रीड करते हैं वो भी जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग इन देयर बॉडीज़। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल्स को भी हैंडल करता है जो उनकी बॉडीज़ में जो है, ये भी मतलब एक तरह रिस्पॉन्स ही है एनवायरनमेंट जो है बॉडी का उसके थ्रू। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी सराउंडिंग के हम कह सकते हैं अवेयर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्रोकारियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकारियोट्स। Human being is only the organism who is aware of himself, that has self consciousness। ह्यूमन बींग ही एक अकेला ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर ऑफ खुद के बारे में जो है हिमसेल्फ जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो सेल्फ कॉन्शियस है वो। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स एन द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस मतलब जो है रिस्पॉन्ड करना, तो वो जो है एक तरह से जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। ये तीन है और तीन और दो नहीं है। तो आप जो है इनको अलग से जो है लिख लीजिएगा साइड में, जो एनसीईआरटी में स्पेस दिया रहता है। ये काफ़ी यूज़ में आता है। ये चैप्टर 1 में आपको इतना यूज़ नहीं आएगा, बट आगे आने वाले चैप्टर में काफ़ी यूज़ आता है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम इनको लिख सकते हैं इनमें। अब आगे देखते हैं। वेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ द ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मोर डिफिकल्ट होता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। If you observe patients lying in comas in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs, the patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? अब यहाँ पे जो है कोमा और एक जो है कोमा की बात आ रही है और ब्रेन डेड। कोमा में होता है कि पेशेंट जो हम देखते हैं कोमा में जो गए हुए हैं, जो कि मशीन्स के थ्रू जो उनमें सपोर्ट रहता है। तो हम कोमा और अगर मैं आपसे पूछूं कोमा और ब्रेन डेड में क्या डिफरेंस है, तो कोमा वाले आप सुनते होंगे कि कई ना कुछ सालों में, महीनों में, कुछ दिनों में भी, मतलब किसी भी टाइम उनको जो होश आ सकता है। मतलब एक तरह वो लिविंग है उनमें ब्रेन न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उनमें उनके ब्रेन में जो है चल रही है, वो अभी तक मरे नहीं है, लिविंग है वो, जो किसी भी टाइम हम सुनते हैं कि कोमा में से बाहर आ सकते हैं, मतलब वो लिविंग्स हैं। लेकिन जो ब्रेन डेड है उनका ब्रेन ही डेड हो सकता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी उनको हम कहेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट जो कोमा वाले पेशेंट्स हैं वो जो है आ जरूर सकते हैं, मतलब वापस जो है अपनी लाइफ में जो है आ सकते हैं। हम सुनते हैं जैसे हॉस्पिटल, आपने सुना भी हो, किसी ना किसी से सुना ही होगा आपने। तो ब्रेन डेड में ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है चलती रहती है ब्रेन में कोमा में। आर सच पेशेंट्स हु नाउ कम बैक टू लिविंग और नॉन लिविंग, मैंने आपको बता दिया। लिविंग ब्रेन डेड है वो नॉन लिविंग, बट जो कोमा में वो लिविंग कहलाएंगे कि वापस आ सकते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ में जो है आ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। हमें पता चलेगा हायर क्लासेस में कि हर एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है फिनोमिना है वो क्या किसकी वजह से, अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, मतलब इंटरेक्ट करके जो है, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि इंटरेक्शन हमारा अच्छा होता है उनके साथ, हम बात करते हैं, वैसे डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को भी, तो मतलब इंटरेक्शन की ही बात है हर एक चीज़। अब आगे देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने दी हुई है एनसीईआरटी में यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इसका मतलब है कि जो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ है वो भले ही जो है प्रेजेंट नहीं हो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में, लेकिन किसकी वजह से आई है, सेल्स के इंट्रैक्शंस की वजह से आई है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कोई एक सेल है, अब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तभी तो एक टिश्यू बनेगा। तो यही है जो हमें इंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, सेल टिश्यू ऑर्गन, ये सारे जो है लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स हैं, तो ये भी आपको जो है पता होंगे। तो ये मतलब इंटरेक्ट करने से ही जो है सारे बनते हैं, सेल फिर टिश्यू, सेल इंटरेक्ट करेंगे टिश्यू, सेल टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constant of the organelle, but are as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। इसी तरह से जो है सेलुलर ऑर्गेनेलिज की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज होती है, मतलब सेल्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो सारे जो होते हैं वो सारे इंट्रैक्शन से ही होते हैं, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन से ही होते हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो है इंट्रैक्ट करते हैं तभी तो एक सेल बनता है। तो इसलिए जो है इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें यही बात बताई गई है। These interactions result in emergent properties at the higher level of organization. This phenomenon is true in hierarchy of
ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट all levels. Therefore we consider living organisms are self replicating है, self replicating, evolving है मतलब evolution कर सकते, evolution होता है, and self regulating interacting systems capable responding to external stimuli. external stimuli को जो है वो रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से जो है कर सकते हैं. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ. क्या स्टोरी है लाइफ की अर्थ पे? बायोलॉजी है. बायोलॉजी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. किस तरह से इवोल्यूशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यही जो है बायोलॉजी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक टू ईच अदर वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वरिंग डिग्रीज. जो है कॉमन जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज होता है सबके, जो है सब में जो है शुरू से ही जो है पहला ऑर्गेनिज्म का उसका रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद मतलब जेनेटिक मटेरियल का तो कॉमन एक्सचेंज है बट अलग अलग डिग्रीज पे. मतलब अब ये तो है नहीं हर एक का डीएनए जो है सेम नहीं होता, अलग अलग भी डिग्रीज पे होता है. तो आज हमने जो है ये आज हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे. पार्ट 1 था. नेक्स्ट वीडियो हम जो है आगे जो है डिस्कस करेंगे. हमने जो है व्हाट इज़ लिविंग जो है टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से, लाइन बाय लाइन. आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो मेरा एक और चैनल, मतलब आप अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है तो आप अगर 10th क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने 10th क्लास का भी जो है एक चैनल का जो है लिंक जो है नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें भी जाके जो है देख सकते हैं. तो इसी तरह से मैं नीट के पर्पज़ के लिए जो है वीडियोज़ जो है लाता रहूँगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा. तो इसी तरह से हम फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा. साथ ही साथ मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा. तो वीडियो में इसमें बने रहिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है डिस्कस करेंगे. हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं हम. हमने पहले देखा कि ये सारी जो है वंडरफुल, कितना ज़्यादा लिविंग वो जो है वंडरफुल है, ये सब हमने चीज़ देखी कि सारी हमें जो हैरान कर देती हैं, सारे डाइवर्सिटी हमारी आसपास की. फिर हम लिविंग में देखा ग्रोथ है, ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है. फिर हमने मेटाबॉलिज्म देखी जो कि है. उसके बाद हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस भी है. फिर उसके बाद हमने कोमा और ब्रेन डेड में डिफरेंस देखा. फिर उसके बाद हमने देखा कैसे सेल्स इंटरेक्ट करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, सेल बनाते हैं. तो इसी तरह से इंट्रैक्शन हमने देखा कि इस तरह इंपॉर्टेंट है. फिर हमने बायोलॉजी देखा, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये सब. फिर इसी वीडियो को भी यहीं पे जो है एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.